वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी पीछे की कहानी बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक प्रमाणों से हमें पता चला है कि उस समय जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। इन 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया था। इनके समय में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उन्हें हम एक ही साथ देख लेते हैं। तो चलिए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण क्या हुआ कि भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। और उस समय यानी कि मौर्यों के जाने के बाद मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मौर्य काल के बाद जो काल है उसे मौर्योत्तर काल कहा गया। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। इंडो ग्रीक यानी कि इंडो यूनानी। इंडो यूनानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूनानी बाद में भारत में आके बस गए थे, इसीलिए इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है, हिंदी यूनानी कहा जाता है। ऐसे शक वंश, उसके बाद पहलव वंश, ये पहलव वंश है। एक है पल्लव वंश, वो अलग है, यह है पहलव वंश। उसके बाद कुषाण वंश। तो इन 4 विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। चलिए देखते हैं पहला आक्रमणकारी इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी। तो मौर्योत्तर काल में जो यूनानी आए थे ये बैक्ट्रिया से आए थे। बैक्ट्रिया यानी कि एक क्षेत्र था जो कि हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम में था। तो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र बैक्ट्रिया से आए थे यूनानी, इसीलिए इन्हें बैक्ट्रियास भी कहा गया। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले यवन, ग्रीक या यूनानी एक ही नाम है। तो सबसे पहला यवन आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से रिलेट होगा। वहां पर मैंने आपको बताया था शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। उसके समय आक्रमणकारी आया था डेमेट्रियस प्रथम। तो ये वही डेमेट्रियस प्रथम है जिसने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था। तो इसको पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। तो सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। ये मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। तो सबसे पहला आक्रमणकारी था मौर्योत्तर काल में डेमेट्रियस प्रथम। और बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में वहां का एक और शासक था यूकेटाइडस। इसने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अतः भारत में 2 कुलों का शासन स्थापित हुआ, एक तो डेमेट्रियस प्रथम और दूसरा यूकेटाइडस। तो 2 वंश हुए, डेमेट्रियस वंश और यूकेटाइडस वंश। मतलब कि इन दोनों ने आक्रमण किया और अपना अपना वंश स्थापित किया। तो डेमेट्रियस प्रथम ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई? तो पाकिस्तान के सियालकोट, उस समय था साकल, वहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई। तो डेमेट्रियस वंश का संस्थापक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। और दूसरा वंश है यूकेटाइड्स वंश। इसके संस्थापक कौन थे? यूकेटाइड्स। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसने तक्षशिला पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो उसके बाद देखते हैं तो जो डेमेट्रियस वंश की राजधानी बनी वो मैंने आपको बताया साकल, जिसे आज सियालकोट कहते हैं। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? मिनांडर, याद रखिएगा। इसके संस्थापक थे डेमेट्रियस प्रथम, पर जो सबसे प्रतापी शासक था वो था मिनांडर, जिसे बौद्ध साहित्यों में मिलिंद भी कहा गया है। तो मिनांडर का ही अन्य नाम है मिलिंद। तो इसने भी यानी कि मिनांडर ने भी पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था, परंतु ये भी हार गया था। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग पर डेमेट्रियस प्रथम और उसके बाद मिनांडर ने भी आक्रमण किया था, पर दोनों ही हार गए थे। और मिनांडर ने हारने के बाद क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो पहला यूनानी था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये कई बार पूछा गया है कि कौन से यूनानी आक्रमणकारी ने भारत में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसका नाम क्या था? मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमें पता कहां से चला है? तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से हमें पता चला है कि मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। किससे शिक्षा ली थी? नागसेन से। और कहां से पता चला है? तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से पता चला है। तो डेमेट्रियस वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यूकेटाइडस वंश। तो यूकेटाइडस वंश की राजधानी तक्षशिला थी, जैसा कि हमने पीछे देखा। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। कौन? एंटियालकिड्स इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक तो यूकेटाइडस था, पर जो सबसे प्रतापी शासक था वो एंटियालकिड्स था। तो एंटियालकिड्स ने क्या किया था? तो इसने शुंग शासक, उस समय शुंग शासक था भागभद्र, उसके दरबार में एक राजदूत भेजा था। राजदूत का नाम याद रखेगा, हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। इसको भेजा था एंटियालकिड्स ने और इसने विदिशा में आकर गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इसे हमें यह पता चला कि जो हेलियोडोरस था इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है
कि किस विदेशी राजदूत ने भारत में आके भागवत धर्म को ग्रहण किया। हमने पीछे पढ़ा कि जो मिनांडर था उसने कौन सा धर्म अपनाया था, उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपनाया था। इसका प्रमाण हमें कहाँ पर मिला है, तो विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ बनवाया था। कौन सा? गरुड़ स्तंभ, जो कि भगवान विष्णु की सवारी है ना गरुड़, उसका स्तंभ बनवाया था, जिससे हमें यह पता चला है कि जो हेलियोडोरस है ना, इसने भारत में आके भागवत धर्म को अपना लिया था। तो ये तो हमने पढ़ा यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में। अब हम देखते हैं कि यूनानी आक्रमणकारियों के कारण भारत पे प्रभाव क्या पड़ा। तो भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। तो ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी है, याद रखिएगा। और सिक्के बनाने की कला भी भारतीयों ने किससे सीखी? यूनानियों से ही सीखी है। और यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखे सिक्के चलाए थे। तो सोने के लिखे सिक्के किसने चलाए थे? सर्वप्रथम यूनानियों ने ही चलवाए थे, जिन पर एक और राजाओं की तथा दूसरी ओर देवता तथा अन्य चिन्हों की आकृति होती थी मुद्राओं पे। और यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। ये तो हमने देख लिया कि यूनानियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं कि भारतीयों का यूनानियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया, और तपस्या व योग की क्रियाएं भी यूनानियों ने भारत से ही सीखी हैं। तो भारत ने यूनानियों को तपस्या यानी कि मेडिटेशन और योग की क्रियाएं सिखाई। तो ये तो यूनानियों ने हमसे सीखा, और हमने उनसे ज्योतिष की विद्या और नक्षत्रों को देखकर भविष्य का पता कैसे लगाया जाता है, ये हमने यूनानियों से सीखा। तो यूनानी आक्रमण के बाद देखते हैं शक आक्रमण। तो यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया, और शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। याद रखिएगा, किनके राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था? तो शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। और ये जो शक थे ये मध्य एशिया से आए थे, और भारत में आकर ये 5 जगहों पे यानी कि अलग अलग जगहों पर बसे थे। तो कहाँ कहाँ पर बसे थे? गांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। इन 5 जगहों पर ये शक शासक आकर बसे थे। तो सबसे पहले देखते हैं तक्षशिला के शासक, यानी कि जो तक्षशिला का शक शासक था उससे हमें क्या याद रखना है। जो गांधार का शक शासक था इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, इतिहास में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, इसीलिए गांधार वाले को आप छोड़ दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि गांधार में आकर बसा था, पर गांधार के शासक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो देखते हैं तक्षशिला के शासक के बारे में। तो इस शाखा के शासक, उसका नाम था एजिलिसेज। क्या नाम था? एजिलिसेज। इसने सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था। तो जितनी बार भी एग्जाम में पूछा गया ना, इससे यही प्रश्न बना है। इसीलिए मैंने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वही सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही कवर किए हैं। वैसे पढ़ने का तो बहुत कुछ है, पर जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी उससे प्रश्न बनते हैं, मैंने एनालाइज करके उन्हीं को ही कवर किया है। तो जो तक्षशिला का शासक था, इससे क्या पूछा जाता है? तो इसने क्या किया था कि इसने अपनी मुद्राओं पर, सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसने? एजिलिसेज ने। यह शक शासक था। उसके बाद देखते हैं मथुरा में शक शासक। हमने देखा था ना कि 5 जगहों पर आकर बसे थे। तो देखते हैं जो मथुरा में शक शासक आकर बसा था उससे क्या इंपॉर्टेंट है। तो 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य एक उपाधि है जो कि राजा धारण करते थे। तो सबसे पहले उज्जैन के राजा ने ही धारण की थी, उसके बाद कई राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उसने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। यही इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम संवत आपको पता है ना कैलेंडर के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व हुई। क्यों हुई? मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखते हैं नासिक के शक शासक। तो इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था नहपान के बारे में। तो नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीन लिया था। तो ये मध्य एशिया से आया था और इसने भारत में आकर महाराष्ट्र के एक बड़े क्षेत्र में सातवाहनों को हरा दिया और बड़ा भूभाग छीन लिया। तो वहां पर इसने शासन शुरू कर दिया। परंतु क्या हुआ कि उसके बाद एक सातवाहन शासक थे, उनका नाम था गौतमी पुत्र शातकर्णी। इन्होंने इसे पराजित कर दिया। तो किसने पराजित किया था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किसे हराया था? नहपान को हराया था। और इसके बारे में हमें पता कैसे चला है कि नहपान को इन्होंने हराया था? तो इसका प्रमाण हमें नासिक के जोगल थंबी से मिला है। वहां पर हमें 8000 चांदी के सिक्के लगभग मिले हैं और उन चांदी के सिक्कों में यह दर्शाया गया था कि जो गौतमी पुत्र शातकर्णी है उनके हाथों में तलवार है और जो नहपान है वो झुक कर बैठा हुआ है।
इसे ये पता चला था कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को हरा दिया था, और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें ये पता चला है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को हरा दिया था, और चांदी के सिक्कों से तो ये साबित हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं उज्जैन के शक शासक। तो सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। तो जितने भी शक शासक थे उनमें सबसे प्रतापी कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिला है। तो गुजरात से हमें मिला है जूनागढ़ अभिलेख, वहां से हमें रुद्रदामन की उपलब्धियां पता चली हैं। और ये जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इसकी खासियत क्या है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि हमें गुजरात से मिला है। तो इस अभिलेख से हमें ये पता चला है कि गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से में एक झील थी, सुदर्शन झील, जिसे किसने बनवाया था? जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो इसे जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यानी कि उसके साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक था, तो उसने सुदर्शन झील बनवाई थी, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। ये झील तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, पर इसका जो पुनर्निर्माण था यानी कि दोबारा निर्माण करवाया था वो रुद्रदामन ने करवाया था। ये हमें अभिलेख से पता चला है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे बाद में गुप्त शासक चंद्रगुप्त तृतीय ने पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो जो हम विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, पर यह विक्रमादित्य जो है एक उपाधि है, जो एक राजा शक्तिशाली राजा को हराने के बाद धारण करता था। तो विक्रमादित्य क्या है? एक उपाधि है। चंद्रगुप्त तृतीय ने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, तब उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर हमने शक आक्रमणकारियों के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखते हैं पहला वंश। तो पहला वंश से ज्यादा कुछ खास नहीं बनता, बस आप इतना याद रख लेना कि सबसे पहले यूनानी आक्रमणकारियों ने हमला किया, दूसरे नंबर पर शक आक्रमणकारी आए, तीसरे नंबर पर पहला वंश का शासन रहा। तो पहलो भी मध्य एशिया में ईरान से आए थे, और भारत में इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रीडेटस था। कौन? मिथ्रीडेटस। जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो वो था गोंडोफर्नीज। ये सबसे प्रतापी शासक था पहला वंश का। गोंडोफर्नीज ने ही तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। तो गोंडोफर्नीज के बारे में हमें कैसे पता चला है? तो इसके शासनकाल की जानकारी तख्ते बही नामक अभिलेख से, जो कि पेशावर में और पाकिस्तान में है, वहाँ के अभिलेख से पता चला है। तख्ते बही अभिलेख से हमें गोंडोफर्नीज के शासनकाल के बारे में जानकारी मिली है। तो पहला वंश से इम्पोर्टेंट क्या बनता है? तो इसे ये इम्पोर्टेंट बनता है कि इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, और यह भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत यानी कि सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस। तो ये कब आया था? तो गोंडोफर्नीज के शासनकाल में ही भारत में सबसे पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो उसके बाद आखिरी और चौथा वंश देखते हैं, कुषाण वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के लोग थे। कौन से जाति के? यूची जाति के। एक कबीला था यूची जाति का, वहां के ये रहने वाले थे, जो कि लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद इनकी एक शाखा अफगानिस्तान चली गई और दूसरी शाखा तिब्बत में आ बसी। तो इसे दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तिब्बत वाली शाखा ने। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कैडफिसस। कुजुल कैडफिसस ये कुषाण वंश का संस्थापक था, पर इसके बाद जो अगला शासक बना विम कैडफिसस, इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण करके गांधार, पंजाब और मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पर जो कुषाण वंश का संस्थापक था वो था कुजुल कैडफिसस। अगर हम बात करें वास्तविक संस्थापक की, क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण करके कई हिस्सों पर अपना अधिकार जता लिया, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाण वंश का। और जो विम कैडफिसस था ये शैव धर्म को मानता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो विम कैडफिसस था ये शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। तो इसने जो मुद्रा चलवाई थी ना, उसमें एक तरफ क्या था? शिव, नंदी और त्रिशूल बना हुआ था, और दूसरी तरफ एक शब्द अंकित था महेश्वरा, जिसे ये पता चला है कि शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? विम कैडफिसस। तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कैडफिसस, उसके बाद बना विम कैडफिसस, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे अब हम कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो कनिष्क से रिलेटेड तो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने सबको वन लाइनर फॉर्म में लिख दिया है।
बस आपको एक बार सुनना है, आपको ये याद हो जाएगा। तो कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था और कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाया था और इसी के उपलक्ष्य में कनिष्क के द्वारा शक संवत कैलेंडर आरंभ किया गया था। तो पीछे हमने पढ़ा था कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत हुई, वो हमने पीछे पढ़ा था। और कनिष्क ने भी 78 ईस्वी में जब इसका राज्य अभिषेक हुआ तो इसने भी शक संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। और कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है, ये कनिष्क की राजधानी थी। और कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो बौद्ध धर्म पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहां पर मैंने विस्तार में इस पर चर्चा की है। वहां पर मैंने बताया था ना कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये किसके समय हुई थी? तो कनिष्क के समय हुई थी। कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। और इसी के समय जो बौद्ध धर्म था ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया था। ये मैंने आपको बौद्ध धर्म में भी बताया हुआ है और मैंने वहां पर आपको अंतर भी बताया था कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है, वो वीडियो आप देख लेना। तो कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म हुआ था और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो बौद्ध धर्म था दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। तो जो कनिष्क था वो महायान शाखा का अनुयायी था। तो एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि किस कुषाण वंश के शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कनिष्क ने अपनाया था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए थे। हमने पीछे पढ़ा कि जो यूनानी आक्रमणकारी थे जब वो भारत में आकर बसे थे, उन्होंने भी सोने के सिक्के की शुरुआत की थी, पर शुद्ध सोने के सिक्के की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी, क्योंकि इसके समय में ना हिंदुकुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। तो सोने की खानें मिली थी, जिसके कारण इसने क्या किया कि शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने? कनिष्क ने। तो आगे अब हम देखते हैं, तो कनिष्क के दरबार के विद्वान देख लेते हैं कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। तो पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक, ये सभी कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। तो कनिष्क का जो राजकवि था वो था अश्वघोष, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। किसे? बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। और नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे, उन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। किन्होंने? वसुमित्र ने। और चरक ये एक आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। तो आगे देखते हैं, तो रेशम मार्ग और सिल्क रूट, तो ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। तो उस समय क्या था, जब कनिष्क भारत पर शासन कर रहा था ना, तो भारत का जो व्यापार था वो मध्य एशिया में, रोम में, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने में भारत का व्यापार हो रहा था। तो उसी समय जो चीन था, इन्होंने रेशम की टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा लिया था और इन्होंने रेशम का व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या था, जो कनिष्क का व्यापार था ये थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि उस समय भारत से क्या जाता था, मसाले वगैरह भारत से बाहर जाते थे, पर चीनियों ने रेशम का व्यापार शुरू कर दिया, जिस कारण कनिष्क को काफी नुकसान हो रहा था। तो चीनी व्यापारी जिस मार्ग से रेशम का व्यापार करते थे ना, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था, उसे सिल्क रूट कहा जाता था, और ये भारत के ऊपर से भी होकर गुजरता था। तो चीनी व्यापारी जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे। ये आप जो देख रहे हैं ये नीली रेखा, यहाँ से वो जल मार्ग द्वारा व्यापार करते थे, और ये जो आप देख रहे हैं लाल रेखा, यहाँ से वो स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों द्वारा चीनी व्यापारी रेशम का व्यापार करते थे। तो ये पूरा सिल्क रूट है, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो रेशम मार्ग था ये चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता था, और इस मार्ग का जो दक्षिणी भाग था ये हिंद महासागर से गुजरता था, और जो उत्तरी मार्ग था ये कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। तो जब कनिष्क को इस बारे में पता चला कि ये जो चीनी व्यापारी हैं ये हमारे ऊपर से ही, यानी कि कश्मीर से होकर ही जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो कनिष्क ने जब इनसे पूछा कि आप रेशम कैसे बनाते हैं, हमें भी बताइए, हम भी व्यापार करना चाहते हैं, तब चीनी व्यापारियों ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं बताया। तो उस समय कनिष्क ने बहुत मारा था चीनी व्यापारियों को, और उन्होंने क्योंकि बताया नहीं तो अच्छी तरीके से कनिष्क ने उन्हें मारा और उनसे कहा कि आज के बाद तुम अगर यहाँ से जाओगे ना तो तुम्हें मुझे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि अगर तुम्हें व्यापार करना है और यहाँ से तुम जाओगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग में होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर वसूलता था, यानी कि टैक्स वसूलता था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। कनिष्क की अर्थव्यवस्था का यह सबसे बड़ा स्रोत बन गया था। कौन सा? जो कि चीनी व्यापारियों के द्वारा कर दिया जाता था।
जब भी वो इस मार्ग से जाते थे तो उन्हें कर देना पड़ता था। तो ये कई बार पूछा गया है कि किस भारतीय शासक ने सबसे पहले रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। तो कनिष्क ने अधिकार किया था। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो कनिष्क की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे और इस वंश का अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। और इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो आगे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।